के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पूरा खित्ता कहीं आग की लपेट में ना जाए। एक तरफ इसराइल गजा को तहस नहस करने पर कमर बस्ता, तो दूसरी तरफ लिबनान को भी गजा जैसी सूरत हाल से दो चार करने की धमकी दे रहा है। क्या वजह है कि इसराइल मुसलसल टारगेट किलिंग करके पूरे खित्ते को बारूद के ढेर में तब्दील करना चाहता है? क्या ग्रेटर इसराइल प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है? पानी पीटीआई की जानिब से फौजी क़यादत के साथ बातचीत पर आमादगी ने नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की पिटारी खोल दी है। हुक्मरान जमात की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीम ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला खड़ा किया है। इस्लामाबाद में जारी जमात इस्लामी का एहतजाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है? इन तमाम इशूज पर तफसील से खबर देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आज आपका तज्जिया खासी अहमियत का हामिल इसलिए भी होगा। हाँ ये भी बात मैं ये बात करते करते सोच रही थी कि ये तो मामूल की बात है ना, रोज़ की बात है, व्हाट्स द डिफरेंस। बट मिडल ईस्ट बहुत कम हमारे शो में डिस्कस होता है, इसलिए कि हमारे अपने मसाइल अच्छे खासे हैं। मिडल ईस्ट तवज्जो का मरकज़ तब बना जब ईरान की जानिब से इसराइली जारहियत का जवाब दिया गया। दमिश्क में जब इसराइल ने हमला किया था, टारगेट किया था सफारत खाने को, तो ईरान ने 300 मिसाइल रिपोर्ट्स के मुताबिक बरसाए थे और इसे एक अलामती जवाब भी हमला समझा गया था। उसके बाद से खामोशी थी, लेकिन यकदम ये होता है कि ईरान में 2 शहादतें होती हैं 2 सीनियर लीडर्स की, और उसके बाद ईरान में इंतखाब होता है और 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फबरदारी में मदऊ किया जाता है मुमताज़ फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया साहब को। वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो एक मेहमान की हैसियत से, रियासत के मेहमान की हैसियत से वहाँ मौजूद हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिसकी बज़ाहिर ज़िम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं कर रहा इसराइल। लेकिन शुकूक व शुबहात का इजहार यही किया जा रहा है कि ये हमला इसराइल की जानिब से किया गया, ईरान की हदूद के अंदर से किया गया या बाहर से, ये एक और अपनी जगह पर सवाल है। शहादत अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी खबर जिसने हिला के रख दिया मशरिक़ वस्ता को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को। लेकिन ईरान की सरजमीन पर अटैक होना एक और चीज़ है जो ईरान को बराह रास्त इन्वॉल्व करती है, और ईरान की तरफ से जवाबी हमले का ऐलान भी कर दिया गया है और उधर इसराइल ने भी कहा है कि हम तैयार हैं अपने डिफेंस के लिए। क्या असरात मुरतब कर सकती है ये शहादत ओवरऑल गजा की जंग पर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर? आयशा, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि जिसकी बात होनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि ये पहली दफ़ा ईरान के अंदर एक अटैक हुई है ऑन अ हमास और पैलेस्टीनियन लीडर जी। मगर इजराइल ने अभी तस्लीम नहीं की जी। ऐसे ही है ना जी। अभी इसके हाल ही में बेरूत में एक अटैक हुआ जी, 24 आवर्स के अंदर, जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, हिजबुल्लाह के जी, और तस्लीम कर लिया इजराइल ने कि हमने किया जी। यहाँ तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली, मगर सबको पता है कि इजराइल ने किया है। इजराइल को ख़ुद पता है उन्होंने किया है, और इजराइल के जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनका भी एक बयान आया है, जो कि लोगों ने उसकी तरफ गौर नहीं किया, मगर उनका भी एक बयान आया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं, अंग्रेज़ी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अंग्रेज़ी उर्दू में तर्जुमा कर देंगे। कोट ऑन कोट, दिस इज़ द राइट वे टू क्लीन द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्थ, नो मोर इमेजिनरी पीस सरेंडर एग्रीमेंट्स, नो मोर मर्सी। ये है उनका मिनिस्टर ऑफ कल्चर अमीचाय इलायू। अब बात यह है कि ये तो तस्लीम कर ही लिया ना, नाम नहीं लिया, मगर इसके बाद ये कहा कि हमने एक दुश्मन को ज़ेर कर दिया, मार दिया, ढेर कर दिया। तो कर तो लिया उन्होंने। इससे कबल ईरान के अंदर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी टारगेट किया गया। इजराइल हैज़ बीन टारगेटिंग ईरानियन साइंटिस्ट्स, मगर कभी भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, मगर उनको अटैक करता रहा। और सबको पता गया इनके इजराइल वाज बिहाइंड दोज अटैक्स। अब ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये पहली ईरानियन सॉइल के ऊपर एक ऐसी अटैक हुई है ऑफ अ नॉन ईरानियन, जो कि एक मेहमान था और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, वो जो कि इलेक्शन थी प्रेसिडेंट की। हाँ, और तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या इसके बाद हालात बिगड़ेंगे या शायद बेहतर हों।
दो किस्म के तबसरे हो रहे हैं। एक ये कि ईरान अब बहुत बड़ा सख्त रिएक्शन होगा ईरान से। वो जो 300 रॉकेट्स फेंके थे वो अब भूल जाएंगे, इससे ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। दूसरे कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद इजराइल जो है वो फिर टॉक्स में गाज़ा के ऊपर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया अपनी कंस्टिट्यूंसी को कि हमने कार्रवाई की है और विक्ट्री हमें मिली है। तो दो किस्म के तबसरे हैं। एक ये कि जी वी हैव टेकन रिवेंज और अब हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा ईरान का कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा बड़ा हमला करना पड़ेगा अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। तो ये दो जो सूरत हाल है, मुझे ऐसे लगता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा बड़े पैमाने पर या और देखिए अब दो किस्म के रिटेलिएशन हो सकती है। एक तो ये कि किसी तरीके से ईरान भी कोई इसी किस्म की कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन अ मेजर इजरायली लीडर करे, अच्छा, या करवाए, या ये कि वो जैसे ही पहले उन्होंने किए हैं इस दफ़ा उसी किस्म की अटैक करें और बड़े पैमाने पे करें। अच्छा। सो ये इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं। और जो ख़तरा ये है कि दो बातों का ख़तरा है। एक तो ये कि वो जो कतर के अंदर जो टॉक्स चल रही थी कि गज़ा के ऊपर सीज़ फायर की जो टॉक्स थी, जिसके अंदर हानिया साहब एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे एज अ पीस मेकर, क्या उन टॉक्स का क्या होगा कि वो डिरेल हो गई हैं अब? क्या इजराइल चाहता ही नहीं है कि ये अमन की बात हो? इजराइल ने खुद ये डिरेल की है उन टॉक्स को, ताकि वो और भी जो वो कार्रवाई उसने जो शुरू की थी कि वेस्ट बैंक को बिल्कुल खाली करना है और गाज़ा को खाली करना है और बिल्कुल एनेक्स करना है सारा कुछ। क्या इजराइल एक्सटेंड करना चाहता है अपनी जो फौजी कार्रवाई वो कर रहा है और किसी किस्म की पीस टॉक्स नहीं करना चाहता? या ये कि इसके बाद और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन आएगी, उसके बाद सारी अमन की बात ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड ओपिनियन यही है कि इसके बाद हालात और बिगड़ेंगे, अच्छा, बेहतर नहीं होंगे, जिसकी वजह से फिर ये तो इसराइल को भी पता था ना इस बात का कि इसके बाद रिटेलिएशन तो आएगी। तो अगर रिटेलिएशन आएगी तो सारी जो अमन की बातें हो रही थी या सीज़ फायर की बातें हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वो ख़त्म होंगी तो फिर इजराइल जो है और भी ज़्यादा अग्रेसिव एक्शन लेगा, क्योंकि अब ईरान जब करेगा तो फिर उसके बाद इजराइल को भी उससे ज़्यादा बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि वी आर हेडेड फॉर अ वेरी डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। और इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये इस वक्त हो रहा है जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंसी की तब्दीलियों की बात आ रही है। वहाँ एक माहौल नया बन रहा है जिसके अंदर जो बाइडन जो है वो लेम डक हो चुका है ऑलरेडी और डोनाल्ड ट्रंप अभी आया नहीं है। और जब वो आएगा तो फिर क्या पॉलिसी होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अगेंस्ट वॉर्स। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है इजराइल ने ये सोचा है, नेतान्याहू ने ये सोचा है कि ये अच्छा वक्त है कि और प्रेस किया जाए और जितनी भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं वो वॉर के ज़रिए अचीव कर लिए जाएं। और अगर ईरान कोई ज़्यादा बहुत बड़ी कोई काउंटर अटैक करता है जिससे और सिविलियंस मारे जाते हैं तो फिर इजराइल को एक और प्रीटेक्स्ट मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि उससे भी ज़्यादा बड़ा हमला वो करे। क्या वो ये चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला करे वो, और फिर जब वो हमला करेगा तो फिर अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा? क्या वो ये सोच रहा है कि ये अच्छा वक्त है? ईरान के अंदर लीडरशिप क्राइसिस में अभी तब्दीली आई है, अभी कंप्लीट कंट्रोल नहीं है नए प्रेसिडेंट का, और क्या इसी वक्त सारा कुछ करना है ताकि ये कंसोलिडेट ना कर सके नया प्रेसिडेंट वहाँ? और शायद उनका ये प्लान हो कि ईरान के साथ करके और कोई एक्सक्यूज़ और मिले और उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बम किया जाए। तो ये इस किस्म के अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सो आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो होगा विच विल क्रिएट एस्केलेट दिस थिंग। हाँ, लेकिन शायद इसराइल ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल ना करके एक विंडो ओपन रखी है, गुंजाइश रखी है कि अगर कहीं मुज़ाकरात होते हैं या कोई बात की जाती है जंगबंदी की तो उसमें आगे बढ़ा जा सके। आप समझते हैं कि जिम्मेदारी कबूल ना करना एक नहीं? देखिए, इजराइल ने क्या जिम्मेदारी आज तक नहीं की थी ना। जो ईरान के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है या ईरानियन जो मारे हैं वो भी नहीं कभी इन्होंने कबूल किए। तो अब बात ये आयशा कि अभी मैं देख रहा था दुनिया के सब मुल्कों के स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी देखा।
पाकिस्तान ने तो पहले इजराइल का नाम लेके फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया, फिर फॉरेन ऑफिस ने अपना बयान तब्दील कर लिया और इजराइल का नाम निकाल दिया अपने कंडेमनेशन में। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल रिपोर्टेड। मगर मैं देख रहा था दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिएक्शंस जो सारे आए हैं वेस्टर्न ममालिक से भी और मुस्लिम ममालिक से भी, किसी ने इजराइल का नाम नहीं लिया। सिर्फ एक मुल्क है जिसने नाम लेके कहा है कि ये इजराइल ने या इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया है। वो कौन सा मुल्क है? वो टर्की। हाँ, टर्की ने ये किया। और मलेशिया ने, कतर ने, किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल ने ये किया। सब ने कंडेम किया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, पीस टॉक्स डिरेल हो गई हैं, दिस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ वॉर कमिंग ऑन द होराइजन एंड सो ऑन। मगर सवाए टर्की के जिसने नाम लिया कि ये इन्होंने किया, हमने नाम लिया था, फिर हम सॉरी करके हमने भी इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे तो उनके साथ ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात भी नहीं। अभी हाल ही में एक इजरायली सीनियर इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियल की से बात हो रही थी मीडिया के ऊपर, और उन्होंने 2 नाम लिए जिन्होंने कहा कि हम इनके दुश्मन हैं। अच्छा। पाकिस्तान का और ईरान, उनके 2 नाम लिए। उन्होंने कहा ये 2 मुल्क हैं जिसको हम किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर ये सूरत है, हालांकि सिर्फ वो 2 ही नाम ले सकते हैं, ईरान के साथ आपका नाम लेते हैं, तो क्या वजह है कि आप खुल के क्यों नहीं उनके खिलाफ बात कर सकते? तो इस पर भी सोचना चाहिए कि वजह क्या है। वजह शायद यही है कि इस वक्त जो आपके मेजर एड डोनर्स हैं, वेदर इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस वक्त वो वेस्टर्न कैंप में है। वो और वेस्टर्न कैंप जो है वो प्रो इजराइली है। तो आप अभी कोई रिस्क नहीं ले रहे कि आप कोई ऐसी बात कर दें जो कि जो वेस्टर्न कैंप है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, जिसपे ये सब लोग वेस्टर्न कैंप के लोग हैं, तो आप इसीलिए शायद पीछे हट गए कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। कल को अमेरिका कहेगा क्यों नाम लिया, कल को सऊदी अरेबिया नाराज़ हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि खड़ा हो के जो बात है वो कह सके। अच्छा। और बाय द वे ये दिस इज़ समथिंग दैट इमरान खान के हक़ में ये बात जाती है कि जब उन्हें मौका मिलता था तो वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भी बात करते थे और इजराइल के ख़िलाफ़ भी बात करते थे। जिस तरीके से वो बात करते थे, कोई भी पाकिस्तानी लीडर उस तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो खौफज़दा है कि अमेरिका क्या सोचेगा, या बरतानिया क्या सोचेगा, या फ्रांस क्या सोचेगा, या यूएई क्या सोचेगा, या सऊदी अरेबिया क्या सोचेगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इमरान इज़ पॉपुलर इन द पब्लिक इमेजिनेशन, बिकॉज ही स्टैंड्स अप एज अ नेशनलिस्ट और भुट्टो साहब की तरह ललकार देते हैं ज़रा इन ममालिक को। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी का तो आपने जवाब दे दिया जो गर्दिश कर रही है कि इस्माइल हनिया साहब को ईरान की सॉइल पे, सरजमीन पे निशाना क्यों बनाया गया, हालांकि वो रहते थे ज़्यादातर कतर या तुर्की है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो इन 2 ममालिक में रहते थे, लेकिन उन्हें तब निशाना बनाया गया जब वो तेहरान की सरजमीन पे थे। एक और जो तेरी गर्दिश करी है वो ये कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी शिरकत के लिए जाना था, क्योंकि 70 ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मदऊ किए गए थे, लेकिन एंड टाइम पे तबीयत नासाज हो गई। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी चाहिए या ये? अगर इसमें आप कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं तो यही ढूंढेंगे ना कि शायद कुछ पता चल गया था गड़बड़ होने, कोई इंटेलिजेंस इत्तलात। अगर इनको पता चल सकता था हज़ारों मील दूर बैठ के, हाँ। तो आपका ख्याल है कि ईरानियन इंटेलिजेंस, सऊदी इंटेलिजेंस और लोगों की जो इंटेलिजेंस है इन 2 एरियाज, उनको नहीं पता था कि ये हो सकता है एक बंदा है, उसको नहीं पता था कि मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, और पाकिस्तानियों को पता चल गया, और पाकिस्तानियों को पता चला, इन्होंने नहीं आगे वो बताया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। उससे पता है कि 1-2 उस वहाँ तो डार साहब तो गए थे ना। जी डार साहब गए थे, उनकी मुलाकात भी हुई। अगर डार साहब गए थे और तस्वीर भी खिंचाई उन्होंने 1 दिन पहले से, तो इसका ये मतलब है कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है। और इसमें अमेरिका की जानिब से अभी तक गैर जानिबदारी क्या शो करती है? अमेरिका गैर जानिबदारी क्या जी, मतलब? वो उनके पास इस तरह की कोई पहले इत्तलात नहीं थी और अब वो नपा-तुला रद्द अमल दे रहे हैं। देखिए, ये हो नहीं सकता कि अमेरिका को नहीं पता था कि ये होने जा रहा है। अच्छा, ये हो नहीं सकता। अमेरिकन इंटेलिजेंस एंड इजरायली इंटेलिजेंस बहुत करीबी तल्लुकात हैं और इकट्ठे काम करते हैं। अच्छा। इस किस्म के मामलात हैं, और दोनों का रवैया और एटीट्यूड और अप्रोच एक ही है कि इस किस्म के टेररिस्ट जहाँ भी हों उन्हें एलिमिनेट किया जाए। उन्होंने उसामा बिन लादेन को इसी तरीके से एलिमिनेट किया ना, और भी बड़े लोग ऐसे एलिमिनेट किए। तो मेरा ख्याल है अमेरिका को तो पता था, जाहिर है उन्होंने सपोर्ट की होगी कि हाँ इफ़ यू कैन टेक हिम आउट, टेक हिम आउट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैं नहीं कहूँगा कि जॉइंट ऑपरेशन था, मगर ज़रूर ये अमेरिका को पता था। शायद इजराइल ने हिंट भी मार दी हो कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तो इसी तरह गड़बड़ ना करना हमें।
और दूसरी बात ये है कि ये ड्रोन के ज़रिए तो नहीं किया गया ना, ये तो मेरा ख्याल है कोई और तरीके से। अभी इत्तलात कुछ आ रही हैं कि बॉम्ब नस्ब था और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट किया गया, एक मिसाइल के ज़रिए टारगेट किया गया, मल्टीपल। मेरा नहीं ख्याल कोई ये मिसाइल वाली बात निकलेगी, मेरा ख्याल है ये बॉम्ब ही निकलेगा। देखिए कुछ अरसे से रिपोर्ट्स आ रही थी आयशा कि ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा इजरायली एजेंट्स पेनिट्रेशन है, और पेनिट्रेशन है ईरान की। अच्छा, अब आपको याद होगा कि इससे कबल पहले सबसे पहले ऐसी रिपोर्ट कि किसी मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा CIA के एजेंट्स कहीं किसी मुल्क में थे या नहीं थे। और आपको याद होगा जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था, तो ब्लैक वाटर रेमंड क्या नाम था उसका, डेविस का जब केस हुआ, उस वक्त क्या इल्ज़ाम था उस वक्त के पाकिस्तानी हाई एम्बेसडर के ऊपर जो हुसैन हक्कानी साहब थे अमेरिका में, फ़ौज की तरफ से ये इल्ज़ाम था ना कि आप इतने वीज़े क्यों दे रहे हैं, हर किस्म के यहाँ स्पाइज और जासूस आ रहे हैं, और डेविस भी एक था, और उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इशू बना था। और कहते थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा CIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की उनके लोग फिर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे हैं। तो मैं ईरान के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे ईरानियंस और अदर्स फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड प्रॉबली, बिकॉज गोरों को, अंग्रेज़ों को तो शायद या अमेरिकनों को तो वीज़े नहीं मिलते होंगे, मगर यहाँ के लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाता है। डोंट फॉरगेट कि वहाँ भी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर कुर्दों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, और भी कम्युनिस्ट मूवमेंट के इश्यूज़ हैं, बलोच इंसर्जेंट्स के इश्यूज़ हैं। तो वहाँ से बहुत से लोग रिक्रूट किए जा सकते हैं जो टेक्निकली ईरानियंस हैं, और उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और CIA और मोसाद जो है, पैसे की कोई कमी नहीं है, दे हैव ऑलवेज बीन नोन टू बाय एजेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन सच केस। इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि क्यों नहीं ईरानियन अथॉरिटीज़ ने तवज्जो दी कि यहाँ कितने एजेंट्स फिर रहे हैं ईरान के अंदर, और कुछ भी हो सकता है। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि ईरान को क्या आगे उनकी जो इंटेलिजेंस है उनको नहीं पता कि कितने लोग फिर रहे हैं और क्या उनके मकासद हैं, किसको असैसिनेशंस के लिए आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं। तो अभी तक जब खबरें आती हैं आयशा, तो यही पता लगता है फ़लाने जर्नलिस्ट को पकड़ के ईरान ने जेल में डाल दिया और कहा कि तुम यू आर अ जासूस, मगर कोई ऐसी कोई बड़ा केसेस नहीं मिले उनको जहाँ ये कन्विंस किया जाए या प्रूफ दिया जाए कि ये इजरायली एजेंट्स हैं या इन्होंने ये कन्फेशन दी है या ये हुआ। बट एक्चुअली द फैक्ट इज़ दैट एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि बहुत से लोग फिर रहे हैं वहाँ जो इसराइल के पेरोल पे हैं। ठीक है, अब ये ईरान के रिएक्शन से पता चलेगा, बहुत से और सवालों का जवाब भी हमें मिल सकता है जो अभी तक मुबहम है। हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ लोकल कन्फ्रंटेशन की तरफ आ जाए, जो हमारी हुकूमत और रोज़मर्रा की बात है, रूटीन वर्क है। उसमें ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिसने सबको हिला के रख दिया, और एक तरफ उम्मीद जाग गई, एक तरफ उम्मीद दम तोड़ने लगी हमारी हुकूमत। उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि उनके पास पार्लियामेंट का कार्ड मौजूद है, पार्लियामेंट हरकत में आई, फिर वहाँ पर इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम कर दी गई, और मखसूस तरमीम की गई जो कि इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक तरह से रद्द करती है या टूथलेस बनाती है। सो अब इस तरमीम के बाद सेठी साहब सब ये जानना चाह रहे हैं कि सियासत किस रुख जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का क्या होगा। देखिए, ये जो कानून साजी हो रही है ना, एक तो ये कि ये जो तरमीम की जा रही है कि जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2017 से ऑनवर्ड्स माजी से तलाक होगा। हाँ एक ये है, ठीक है। तो आमतौर पे ये नहीं ऐसे नहीं होता, हालांकि इजाज़त है आइन के अंदर पार्लियामेंट को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या माजी के इफेक्ट को भी कर सकती है, मगर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, तो इसमें ये भी है कि ये माजी से ये शुरू होगी, और बाकी दो यही हैं कि जी जो जिसका ताल्लुक जिस पार्टी से वो इकरारनामा वो तब्दील नहीं होगा, और फिर उसके अलावा कि जिसने लिस्ट ना दी हो रिजर्व सीट्स की उसे नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब ये रातों रात ही किया जा रहा है जी। अब इसके ज़ाहिर है इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो फैसला आया है इसको नेगेटिव करना है, इसको नहीं मानना। अच्छा, अब जो फैसला है उसकी एप्लीकेशन तो इलेक्शन कमीशन पे है ना, पार्लियामेंट पे तो नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए पार्लियामेंट ये कानून साजी कर रही है जी, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट आधा कर दिया, थोड़ा सा रह गया। हाँ, आधा कर दिया, थोड़ा सा रह गया, उस पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शंस किए हैं कि जी हमें नहीं पता किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए, ये जो बाकी लोग हैं ये किसकी ये हमें एफिडेविट देंगे, ये कौन सी पार्टी तो है ही नहीं, पार्टी का तो सेक्रेटरी कोई नहीं, हम किससे बात करें एंड सो ऑन, ये जो एफिडेविट्स दे रहे हैं इसका क्या अहमियत है। तो उन्होंने भी बॉल जो है ना वापस सुप्रीम कोर्ट फेंक दिया कि वजाहत करें। अब खबर ये आ रही है कि
जस्टिस मंसूर जो है वो बैठ गए हैं। पहले ये था कि शायद ये जजमेंट 2 महीने के बाद आएगी, डिटेल जजमेंट, इसीलिए ये बात चल रही थी ना कि जी उस वक्त तक अपील नहीं लॉन्च हो सकती या रिव्यू नहीं हो सकता जब तक ये डिटेल जजमेंट नहीं आती। अब ये सुनने में आया कि वो बैठ गए हैं, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं जजेस को बुलाने की। कुछ ये भी था ना कि जजेस को बुला लिया जाए और ये उन्होंने कहा, और सुना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो पूरी जजमेंट लिख दें और बाकी जजेस से साइन करवा लें। ठीक, अगर ऐसे हुआ तो इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अब 2 महीने नहीं ठहरेगा, डिटेल जजमेंट आ जाएगी, एक तरफ जल्दी आएगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जब डिटेल जजमेंट आ जाती है तो फिर इनको जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि जी आप सस्पेंड करें अपना ऑर्डर तब जब तक ये फैसला नहीं रिव्यू नहीं हो जाती, और उस वक्त तक ये सीटें नहीं दे सकते हम। ठीक है, यही एप्लीकेशन होगी ना। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है तो कुछ भी हो भी नहीं सकता, अभी तो बैठे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा है कि ये जो छोटा टाइम पीरियड है इसके अंदर जल्दी से एक कानून साजी कर ली जाए। अब ये है कि उस कानून को चैलेंज करेंगे, फिर वो कानून के ऊपर जो हेयरिंग्स होंगी, अभी समर वेकेशंस हैं, जजेस भी नहीं हैं, तो ये मामला 2 महीने और आगे चला जाएगा। हाँ। क्योंकि कानून तो बता दिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहता है, कोई पिटिशन जाती है और तो पिटिशन कौन सुनेगा? ये 2-3 जजेस तो नहीं सुनेंगे इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। वो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल ना हो, इसको रेजिस्ट किया जाए, और ये जो टाइम स्पेस जो मिल रही है इसके अंदर कोई ऐसे कानून कर दिए जाएं जिसके साथ अगला कदम भी हम इसके बाद उठा लें। और वो अगला कदम क्या है? वो ये है कि किसी तरीके के साथ 2/3 मेजॉरिटी हम अपनी बरकरार रखें और उस मेजॉरिटी के ज़रिए हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर लें। ये जो इस वक्त हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही, ये कानून साजी हो रही है। जी जी, तो ये तो कर सकते हैं, अच्छा, अब तो पहले तो फिर ये कि इसको चैलेंज करना पड़ेगा, फिर चैलेंज करने के लिए बेंचेस नहीं है तो फिर ये मुलतवी होना पड़ेगा, फिर वो जो जजमेंट आएगी उसको चैलेंज करना है, या वो आएगी तो वो भी रिव्यू में चली जाएगी, कोई पूरे जजेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है 2 महीने के लिए तो ये लटकता रहेगा। 2 महीने बाद अक्टूबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर आ जाएगा, तो चेंज इन कमांड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मगर मेरा ख्याल है उससे पहले ये कोशिश करेंगे कि इन्हीं हालात के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पास कर दें। चैलेंज ही हो जाएगा ना। हाँ। चैलेंज ही होगा ना। इनके पास अगर वोट हो गए पूरे तो ये कहेंगे जी हम नहीं मानते कि ये सीटें उनकी हैं। अच्छा। अभी तो वो डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है उसमें। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फिर भी दे विल ट्राई टू गो फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस माय व्यू। अब क्या वो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है किसी तरीके के साथ? क्या पार्लियामेंट को रोक भी सकता है कि नहीं रोक सकता? फ्रॉम कानून साजी नहीं रोक सकता। और अगर रोकने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की और वो भी विदाउट फुल बेंच, जो कि जजेस ही नहीं है, तो उसकी तो कोई वजन नहीं होगा उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ टैक्टिक कि किसी तरीके के साथ अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर अपने खिलाफ कोई मेजर जजमेंट ना होने दें, या अगर होती भी है तो उसको इम्प्लीमेंट ना करें, और इस स्पेस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर ली जाए। ठीक है। और फिर चैलेंज होती रहेगी, देखा जाएगा, फिर तब तक तो वक्त गुजर जाएगा। हाँ, फिर कल को वो उसकी वजह से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर वो बैठ जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएंगे। अभी भी चांस एक्सटेंशन नहीं, तो वो इसीलिए तो समझ गई। ठीक है, हमें जवाब मिल गया सवाल करने से पहले ही। बहरहाल इस सिलसिले में ये इंटरेस्टिंग है, जैसे सेठी साहब ने तफसीली फैसला जल्दी आ जाए तो फिर उसकी तशरीह पे भी काफ़ी वक्त दरकार होगा और अपनी अपनी तशरीह की जाएगी। फिलहाल तो दोनों तरफ से कार्ड्स जो खेले जा रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं और इससे टाइम बाय किया जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। इमरान खान साहब अब उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ से अब पता नहीं चल रहा कि वो डील से आए हैं या बगैर डील के आए हैं, लेकिन सभी सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, और वो जो नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं फिर उस पर उन्हें ब्लेम करना गलत होगा। शराइत के साथ इमरान खान साहब ने जो फ़ौज से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है, उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हमारी तरफ से महमूद अचकज़ई साहब होंगे। तो आप बताएं, आपने तो पिछले एपिसोड में बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है, तो ये सिलसिला कामयाब भी होगा? जी, मैंने ये 2 बातें कही थी। मैंने कहा था कि
सिलसिला कोई एक सिलसिला शुरू हुआ है, मगर मैंने साथ उसको क्वालिफाई कर दिया था और मैंने कहा था आर्म्स लेंथ से हुआ, बराह रास्त नहीं है, ताकि डिनाई हो सके, ताकि फ़ौज के तरफ से ये डिनाइल हो कि हम तो बात नहीं कर रहे या गवर्नमेंट की तरफ से हम नहीं बात कर रहे। तो इसलिए किसी का उन्होंने आर्म्स लेंथ किया है, किसी जनरल वेनरल नहीं कोई गया मिलने, कोई फ़ौजी नहीं गया मिलने, ना इस किस्म की कोई बात हुई है। इसीलिए खान साहब आप कह रहे हैं कि नॉमिनेट करें किसी को, ठीक। अब बात यह है कि कोई नॉमिनेशन नहीं होगी। अच्छा, नॉमिनेशन कैसे हो सकती है आप मुझे बताओ तो। अब यही होगा कि कोई बंदा उठेगा और वो कहेगा मैं इमरान खान को मिलने जा रहा हूँ, ठीक, और सारा मीडिया कहेगा कि ये नॉमिनेट हो गया है। अच्छा, मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात नहीं होगी, टाइट अपर लिप, कोई बात नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट ये कहे कि हम बातचीत शुरू कर दी हमने इमरान के साथ। अलबत्ता जो मीडिया के ज़रिए बातें लीक होंगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो ये होंगी कि गवर्नमेंट भेजे, किसी को भेजना तो ये गवर्नमेंट ने बात करनी है कर ले, हम तो हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा तो कोई बस नहीं बनते कॉन्स्टिट्यूशनली कि हम किसी से बात करें, किसी प्रिजनर से बात करें जिसको हमने ऑन ट्रीजन के लिए गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है। अच्छा। तो गवर्नमेंट भेज सकती है किसी को, और गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी ऑफर आ चुकी है जी, आ चुकी है ना कि जी हम तैयार हैं। मुसद्दक मलिक ने भी कहा है, शहबाज शरीफ ने भी कहा है, हाँ। सब ने कहा हम तैयार हैं बात करने के लिए, आओ। और वो कहता है मैंने आपसे बात नहीं करनी। तो ये यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा जा सकता है बात करने के लिए। अब क्या खान साहब उसको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, एक दफ़ा तो कह चुके हैं ना मैंने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, मगर मैं आज ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि फ़ौज की तरफ से ऑफिशियली कोई बंदा नहीं जाएगा खान साहब के साथ बात करने के लिए। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहेंगे कि हमें पावर्स दैट बी की हिमायत है कि हम कोई बात को आगे बढ़ाएं, मगर फ़ौज की तरफ से ऑफिशियली कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी कि हमने किसी को भेजा है पहली बार। अच्छा। और वो जो भी होगा वो कहेगा मैं गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ये देख अब खान साहब को जाके जो मर्ज़ी कहें कि जी मैं एक्चुअली उन बात करके आया हूँ, मगर आपके लिए और मेरे लिए और पब्लिक के लिए होगा गवर्नमेंट ने भेजा है। और क्या खान इस बात को मानेगा? खान तो ये चाहता है कि ये तस्लीम किया जाए कि फ़ौज की तरफ से मुझे को मिलने हैं। उसका तो केस बन जाता है ना, बन जाता है। जिस दिन फ़ौज ने उससे बात करनी शुरू कर दी, हाँ। उस दिन सारे केसेस खत्म। लेकिन अभी तो बन रहे हैं ना, अभी तो बन रहे हैं। तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि खान साहब का ये डिमांड कि फ़ौज की तरफ से कोई उनको मिलने जाए और बात आगे बढ़ाए, नंबर एक। ठीक है। नंबर दो, वो जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे सियासी प्रिजनर्स को छोड़ें आप, ये बिल्कुल हो सकता है। सियासी प्रिजनर्स को छोड़ा जा सकता है एज ए जेस्चर। ओके। जिनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो आम रोज़ पकड़ के ले जाते हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन से या सोशल मीडिया का ये वो उनको छोड़ देंगे एज अ जेस्चर। मगर गवर्नमेंट छोड़ेगी ना, फौज नहीं होती, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ऑफिशियली तो गवर्नमेंट छोड़ेगी। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है, मगर क्या उसके तबादले में क्या मिलेगा गवर्नमेंट को या एस्टैब्लिशमेंट को? यही है ना कि जी आपने मिलिट्री को अटैक नहीं करना, आपने मिलिट्री के चीफ को नहीं अटैक करना, आपने ये IMF प्रोग्राम को डिरेल नहीं करना, आपने दुनिया के पार्लियामेंट्स और कांग्रेसेस में जाके पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करनी और नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं करना। तो उधर से भी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना। जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ कोई बात आगे बढ़ेगी। ये दोनों साइड्स चाह रही हैं कि थोड़ी बहुत स्पेस मिले और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। दोनों तकलीफ़ में है, मैंने यही कहा था। दोनों चाहते हैं कि थोड़ी तकलीफ़ दूर हो और इसलिए ये बातचीत शुरू हो रही है, मगर ये जाएगी नहीं कहीं भी। उसकी वजह यह है कि खान जुडिशरी के ज़रिए जो कुछ करना चाहता है वो चाहता है कि उस तरीके से हो जाए, और अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है जुडिशरी का वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ अब सियासत चल रही है और आगे भी जो क्लैश आ रहा है, जो गवर्नमेंट का जो है विद जुडिशरी, इज़ नॉट गवर्नमेंट विद जुडिशरी, इट्स एस्टैब्लिशमेंट जिसको ये गवर्नमेंट उसका सामना फेस है जो कि क्लैश आ रहा है। इसीलिए वो अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है, इसलिए जुडिशरी के अंदर भी तब्दीलियाँ की ज़रूरत है, इसीलिए फ़लाना आएगा फ़लाना नहीं आएगा, ये सारी बातें चल रही हैं। अच्छा, इसलिए आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कंटिन्यू करने का डेंजर बड़ा है इसमें, इसीलिए दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि कोई रास्ते निकलें, मगर रास्ते निकलने बड़े मुश्किल हैं, बिकॉज जो पीछे हटेगा वो दूसरे का केस स्ट्रांग हो जाता है एकदम, तो इसलिए वो शायद नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, जो डर ये है कि
इस दौरान क्योंकि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अगर आप अखबार सुबह खोलें तो सवाई ये कि इतने बंदे यहाँ मारे गए और इतने बंदे यहाँ मारे गए और यहाँ स्ट्राइक हो रही है और वहाँ स्ट्राइक हो रही है, और अब तो फ्लड्स, और अब ऊपर से बारिशें और फ्लड्स, तो दिन रात जो है आपको बुरी खबरें मिलने को आ रही। और किसी स्टेज पे भी आयशा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कहा नहीं जा सकता कब, मगर कभी भी हो सकता है। वो A single spark can light a prairie fire, meaning एक चिंगारी, एक किसी ने यहाँ छोटी सी आग लगी, आप समझेंगे तो कोई गाली को नहीं, कोट मार के वो बुझा दो, वो आग फैल जाएगी, फैल सकती है। हाँ, लेकिन सिर्फ सब माजरत बात काटने के लिए, आप इनके इस जेस्चर को, जहाँ पहले एक जमूत था और दोनों इंतहाई पोजीशन लिए हुए थे, आप इमूवेबल फोर्स की बात करते थे और दूसरी तरफ दूसरी फोर्स जो टक्कर ले रही है, इमरान खान साहब के रवैये में इस लचक को आप भी शक की निगाह से देखते हैं? जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि पीटीआई के ऑफिस पर छापे के दौरान उनके ताल्लुकात साबित हुए हैं रऊफ़ हसन साहब के रॉ एजेंट्स के साथ, आप समझते हैं कि ये उस दबाव का नतीजा है या ये लचक जो है वो सिर्फ सियासी अमल को समझने का नतीजा है? देखिए, इमरान खान को भी बड़े लोग कह रहे हैं कि आपने ये जो अटैक की हुई है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। अच्छा। ये उनको भी ये पैगाम जाता है कि इसके साथ हमें मिला कुछ नहीं है और हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा। तो आप कोई थोड़ी नरमी दिखाएं, कम से कम आपको ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। जो नून लीग ने किया था और पीपल्स पार्टी ने किया था, जब वो आप उनके ऊपर दबाव था, उन्होंने अपने रास्ते एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना लिए ना, तो आप भी कोई रास्ते बनाने की कोशिश करें। दिन रात उनको अटैक करने से और उनका रवैया सख्त होगा। तो ये बात है, ये नहीं है कि जी रऊफ़ को पकड़ा है या ये किया है या कोई इसमें गद्दारी की एविडेंस निकलती है। इस वक्त आप इमरान खान और उसके साथियों के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगाएंगे, वो स्टिक नहीं करेगा और जुडिशरी उसको नहीं मानेगी, और आप जो मर्ज़ी कर लें ये जुडिशरी नहीं मानेगी। अच्छा। इसीलिए ये जो कानून इन्होंने बनाया, पहली मौके पे जुडिशरी इस कानून को उड़ा देगी। अच्छा, ये भी मेरी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई जी, इलेक्शन एक्ट में चैलेंज होगा, पीटीआई चैलेंज करेगी जैसे बैरिस्टर गौहर और उड़ा देंगे ये। अच्छा, वो बड़े इसके कमजोरियां हैं इसके अंदर, जो कि वो उसकी वजह ये फैसले पहले हो चुके हैं अब, और वो फैसले जो है सियासी फैसले। अच्छा, और ये पहले से भी ऐसे होता रहा, अब फिर ये हो रहा है, अब थोड़े बड़े पैमाने पे हो रहा है और एक पार्टी के लिए हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़ी क्लैश है, और ये क्लैश इस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इट इज़ एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, और ये कहाँ जाके रुकेगी ये बड़ा मुश्किल है ये कहना, मगर इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप बार बार मेंशन करते हैं दिस इज़ जुडिशरी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन इस एक्ट के बाद, इस तरमीम के बाद तो ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट बाकी क्राइसिस छोड़ के अदलिया को बुल की तरह, बुल फाइट है उसकी तरह अदलिया से टक्कर लेना चाह रही है। वाई सो? नहीं, अदलिया से टक्कर नहीं लेना चाह रही। Then? अदलिया ने टक्कर ली हुई है सबके साथ इस वक्त। अब बात यह है कि नॉर्मल रूटीन में तो ये मामले जो हैं वो ऑन मेरिट, अच्छा, और आम तौर पे हमारी तारीख में जो फैसले हुए हैं वो टेक्स्ट के ऊपर होते हैं, रिटन वर्ड के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर हेरा फेरी होती है। अच्छा। यहाँ तो उसके ऊपर भी नहीं हो रही, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, अब तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ऑनेस्टली गवर्नमेंट को जो कहा जाता है वो गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि ये करें, चैलेंज करें जी, इसको ये करें जी, इसको वो करें, वो गवर्नमेंट कर रही है। तो इट्स नॉट द गवर्नमेंट दैट इज़ ऑन द फ्रंट फुट, इट इज़ द पावर्स दैट बी हू आर ऑन द फ्रंट फुट। ठीक है, चले, जो पावर्स आज थी ताने बाने की पावर्स के साथ मिलाने का सिलसिला पाकिस्तान में कभी नहीं रुका। आज के जो हालात हैं उनके ज़िम्मेदार हमेशा माजी की हुकूमतों या माजी की इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जाता है और यही उज़र पेश किया जाता है अपनी नाकामियों का। एक नई बात है, नई कि नून लीग के लिए माजी में जो रास्ता बना एक पेच के दरमियान, पहले जनरल बाजवा थे उसके ज़िम्मेदार, अब मिस्त्रियों में एक दूसरा नाम भी है, लेकिन नून लीग वो नाम क्यों ले रही है, एक ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिड साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और शायद इस्टेब्लिशमेंट में इसके किरदार को समझने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन चाहिए, क्योंकि हमें माजी में नून लीग ये बताती रही कि फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के लिए सहूलतकारी करते रहे और इमरान खान साहब फैज़ हमीद साहब को बचाने के लिए हर हद तक गए, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत से गए। लेकिन अब ताज़ा खबर आई है कि फैज़ हमारा भाई है, यानी कि नून लीग, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमें तो फैज़ हमीद साहब ने कहा कि हम तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं, हुकूमत आप ले लें। ये हालात है इनके। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें मैं कुछ इजाफा कर दूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप क्लियर करें ना, कौन किसका बंदा था? किसका बंदा था? फैज़ अपना बंदा था,
बाजवा अपना बंदा था, किसी के बंदे नहीं थे। वो गेम्स खेल रहे थे, वो खान साहब से कुछ काम करवाना चाह रहे थे, जेन्युइनली वो चाहते थे कि कुछ गुड गवर्नेंस हो। IMF के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे शुरू में, फाइनेंस मिनिस्टर्स आए गए, ऐसे लगता था खान डजंट हैव हिज ग्रिप ओवर द इकोनॉमी। इसी तरीके के साथ पंजाब के ऊपर काफ़ी इश्यूज थे। एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, खान साहब ने उनको जेल में डाल दिया, नैब को पीछे लगवा दिया। फिर जब वो उनको निकाला भी तो उनको सीनियर मिनिस्टर बनाया एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे, मगर खान फिर भी बात नहीं माना। इसीलिए जबकि DGISI उस वक़्त के आसिम मुनीर साहब थे, इसीलिए उन्होंने फिर जाके खान साहब से ये बात की बुज़दार के बारे में और उनकी अहलिया के बारे में, याद है आपको, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। तो खुश नहीं थे कि खान साहब किस तरीके से गवर्नमेंट कर रहे हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे, ये मौक़िफ़ था। अब ख्वाजा साहब कहते हैं कि अप्रैल या जून में, अप्रैल में 2019 में इन्होंने ये ख्वाजा साहब को इस अपने सेंटिमेंट का, अपना नाराज़गी का इजहार भी किया कि यार वी आर फेड अप विद हिम, ठीक। और ये बाय द वे ये फेड अप पहले दिन से शुरू हो गया था। मैंने इसका जिक्र पहले भी अपने प्रोग्राम में किया कि आम तौर पे आयशा, जैसे एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो 2 जगह पे जाता है, स्ट्रेट अवे आते सार ओथ टेकिंग के 2 दिन के बाद पहले वो सऊदी अरेबिया जाता है सलाम दुआ लेने के लिए और फिर चाइना जाते हैं, ऐसे होता है। खान साहब ने इनकार कर दिया चाइना जाने से और सऊदी अरेबिया जाने से। और जनरल बाजवा का ये कहना है, उन्होंने काफ़ी जगह पे ये बात कही है कि जी हमने तो उसको बड़ा कहा कि जाओ जाओ जाओ, तो इसने कहा नहीं मैंने 3 महीने के लिए कहीं नहीं जाना। और उसकी वजह ये थी कि बुशरा बीबी ने कहा था आपने 3 महीने मुल्क से बाहर नहीं जाना, समंदर से सफ़र नहीं करना। तो इसलिए खान साहब नहीं गए। फिर बहुत नाराज़ थे, जनरल बाजवा को जाना पड़ा सऊदीज़ को बताने के लिए कि कोई मसला है, आ रहे हैं क्योंकि वो इंसल्ट समझते ना कि उनको क्या है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और फिर नहीं आ रहा। तो वहीं से पहले दिन से ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि जून तक वो खसूसी बहुत नाराज़ थे खान से। अच्छा। मगर और उनके पास ऑप्शन भी नहीं था कि वो जाते कहाँ। उन्होंने तो अपने सारी जैसे कहते हैं ना पत्ते चल चुके थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी से कटाव हो गया था, कट हाँ। और दुश्मनी हो चुकी थी। सारा उन्होंने अपने अंडे जो थे खान साहब की बास्केट में डाल दिए। अब 2019 में उन्होंने सोचा कि अब किसी तरीके के ऊपर प्रेशर डाला जाए। अच्छा। ये नहीं कि उसको निकाला जाए और इनको लाया जाए, मगर इनके जरिए खान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ठीक है। और वो उन्होंने 2 चीज़ें प्लान की। एक उन्होंने कहा कि नून लीग को ये बताते हैं कि जी आप प्रेशर डालें, वी आर सिक ऑफ हिम, ताकि ये थोड़ा इनको दिलेरी आए। अच्छा। ठीक, ताकि ये बड़े सहमे हुए बैठे हुए, क्योंकि ऐसी भी कोई बात नहीं। और खान को भी इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है IB वगैरह वो रिपोर्ट करें कि जी वहाँ भी गड़बड़ हो रही है, ताकि हमें इनडायरेक्टली खान को बता दें कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू। ठीक, और हमारे कॉन्टैक्ट्स फिर इस्टेब्लिश हो गए। अच्छा। क्योंकि पता है IB रिपोर्ट करेगी, कोई ना कुछ तो होगा। ख्वाजा आसिफ जाके सबको बताएगा कि मैं आज गया सा ब्रिगेडियर साहब के घर, तो उत्थे फैज़ भी सी, तो फैज़ ने मैनू क्या वो जी बड़े बददिल होए ने, वो जी साडा मौका है कुछ करिए ऐसी भी, इशारा है जी साढ़े वास्ते एंड सो। तो बात तो बाहर निकल जाएगी, IB रिपोर्ट कर देगी खान को। एक ये था। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जून में जनरल बाजवा लंदन आए थे, जून 2019 में, कोविड से पहले। और साथ उनके आसिफ गफूर साहब थे। अच्छा। Who was then DGISPR। आज मैं आपको ये पहली दफ़ा ये रिवील कर रहा हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वहाँ। अच्छा, नाइस। अच्छा, आपको क्या पता चला था अब क्या करने जा रहे हैं? सीधी सी बात ये है, वी आर फेड अप विद हिम। आपको भी ये कह दिया उन्होंने? ये वो भरमला इजहार करते थे तो नहीं, बातों में कि फिर क्या करें। अच्छा, मशवरा दें आप। हाँ, मशवरा अच्छा, फिर आपने मशवरा दिया। अच्छा, बहरहाल अब इससे ज़्यादा बात आगे नहीं जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि वी आर फेड अप विद हिम। ये पैगाम मुझे भी लंदन में ऐसे सीधी सी कि जी वी आर फेड अप विद हिम, क्या करें। अच्छा, उन्होंने तब ऑप्शंस क्या हमारे, ऑप्शंस क्या आप बताएं। डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो खैर जो भी हुआ, डिस्कशन हुई, जो भी हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दें, वो मैं अपनी किताब में लिखूंगा। अच्छा, नहीं रीजन दिया तो उन्होंने फेड अप होने का? नहीं, तो सबको पता था ना ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा। उसके बाद अब उन्होंने देखा कि अभी भी कुछ नहीं आगे बात बढ़ रही, तो उन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान को एक्टिवेट किया। हाँ जी, धरना, वो लॉन्ग मार्च लेके गए। वो उनका आखिरी कार्ड था। अच्छा। मगर इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने
उसको सपोर्ट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने खत लिखा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने किसी ने सिवाय मौलाना का नाराजगी ये बात की थी कि शहबाज साहब आए, सलाम दुआ लेके और 2 बातें करके चले गए, मगर नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया, नहीं किया। तो मौलाना की अच्छा, इनको पता था कि ये गेम चल रही है। अच्छा, ये नहीं है कि फैसला हो गया है इमरान की छुट्टी करानी है। मौलाना को उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से कहा कि तुसी कर दो, असीरी छुट्टी करा देंगे। इसीलिए मौलाना नाराज थे कि जी मैं तो सारे बंदे लैके पहुंच गया उत्थे ते होया कुछ नहीं, तो मैंने तो छोड़ के आना पड़ गया। इसीलिए काफ़ी अरसे तक वो बड़े नाराज़ रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो जनरल फैज़ की गेम थी वो। अच्छा, इसीलिए वो जनरल फैज़ सारा गेम जो थी ना, प्लानिंग, ये जनरल फैज़ कर रहा था, तो वो भी नाकाम हो गई। अब मैं आपको बताऊँ, ये गेम प्लेइंग थी सिर्फ टू पुट प्रेशर ऑन इमरान। उसको निकालना नहीं चाहते थे, उससे अपने काम करवाना चाहते थे, क्योंकि एज दे सेड हमारे ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ये नवाज शरीफ को वापस लेके आए, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो और हमारे खिलाफ है, वो तो बिल्कुल ही साढ़े गिटियाँ बैठे हैं मियाँ साहब। हाँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया चल रहा था। तो मियाँ साहब तो निकाले इसीलिए गए थे कि उन्होंने हर बात इनकी नहीं मानी। अब खान साहब भी थोड़े बहुत गड़बड़ करने लगे कि हर बात नहीं माननी, तो इनको आदत नहीं है कि हमारी बात कोई ना माने। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो कहते हैं ना नहीं करनी नहीं तो छुट्टी हो जानी। अच्छा, अब बात यह है कि दिस आई कैन कन्फर्म कि ये शुरू हो चुका था 2019 में। अच्छा। मौलाना का जो लॉन्ग मार्च था वाज द टॉप पॉइंट। उसके बाद पूरा 1 साल कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में ये सारा नया मामला शुरू हुआ, ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी 2022 में। जी जी। हाँ, तो ये 2019 के एंड में शुरू हो गया था ना, ये कोविड आ गया था ना, फिर उसके बाद तो जाहिर है कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन 2022 में, और फिर उसके बाद आगे जाके 21-22 के करीब ये फिर से चली, नवंबर 21 में शुरू हो गया ना फिर। जी, जब आप खबरें दिया करते थे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चल रहा था, बढ़ता जा रहा था, खान रेजिस्टेंस करता जा रहा था और वो बढ़ता जा रहा था। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, एक स्टेज ऐसी आई थी, अब ये भी मैं अब ये भी किताब में लिखूँगा। अच्छा। जनरल फैज़ ने और भी लोगों को भगाया था मतलब है कि नवाज को ये कहें, नवाज को वो कहें। अच्छा। नुमाइंदे भेजे थे कि नून लीग के लोगों को या उनके हमदर्दियों को उनके साथ रब्ता करके और कहा जाके नवाज को कहें ये करें, हम ये करेंगे, आप ये करें, पैगाम लेके जाएं। पैगाम लेने के लिए 2-3 लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। एक तो एक्स गवर्नर सिंध थे, आपको याद होगा, वो भी कहते थे कि मैं बड़ा करीब हूँ। अच्छा, वो जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब। ओके। हाँ, वो तो कहते थे ना कि मेरी मुलाकात है जुबैर एंड सो ऑन। और फिर एक और साहब भी थे जो कि आजकल स्पीकर पंजाब असेंबली के हैं, मलिक अहमद खान साहब, वो भी बड़े करीब हैं इनके। तो ये 2 तो आते जाते थे, पैगाम लाते थे, लेके जाते थे। और फिर मेरा ख्याल है एक आध सहाफ़ी इधर उधर से भी उन्होंने कोशिश की कि उनको भी इस्तेमाल किया जाए टू कन्वे मैसेजेस। हो गए ना वो इस्तेमाल? अभी भी इस्तेमाल में? नहीं, मतलब है कि वो बात नहीं बनती। अच्छा। मगर मतलब है कोशिश की गई थी। ओके। और वो बहुत सी ऐसी कोशिशें थी जो कुछ है जनरल बाजवा को भी पता नहीं थी। हाँ। जो जनरल फैज अपने इनिशिएटिव पे कर रहे थे। हाँ। गेम प्लेइंग। हाँ, ये है, इसे पावर गेम्स ही कहेंगे। शहबाज साहब जेल में थे लाहौर में, तो जो स्टेशन कमांडर थे उनकी खुफिया मुलाकातें शहबाज साहब से चलती रहती थी और खान साहब को पता था। इसलिए वो कहते हैं ना कि ये तो उनके साथ भी राब्ते में थे और ये हुआ और जी बिल्कुल, ग्रेट गेम्स। अच्छा चले, ये जो बातें हैं आपकी, वैसे तो समझ नहीं आ रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस वक्त ये बात क्यों की। ये बड़ी हैरत अंगेज़ है कि इस वक्त फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये बातें करने का मकसद क्या हो सकता है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद भी इंक्वायरी या कोई भी केस अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सका, ये इशारा देता है इन बातों का कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बाकी आपने जो मामला है वो सुना सेठी साहब की ज़ुबानी। सेठी साहब की किताब कब आएगी या सेठी साहब से किसी शो में ज़रूर जानेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।